हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेजेक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा थका देती हैं? वो कौन से काम हैं जिन्हें आप हर रोज़ करते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल रहा? हम सभी अक्सर एक दौड़ में लगे रहते हैं, बिज़ी रहने की दौड़। सुबह से शाम तक हम फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स और छोटे-मोटे ज़रूरी कामों में उलझे रहते हैं। हम खुद को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या बिजी होना और इफेक्टिव होना एक ही बात है? क्या सिर्फ काम करते रहना ही कामयाबी की निशानी है? या फिर असल कामयाबी उस गहरे फर्क में छुपी है जो बिजी रहने और सही मायनों में असरदार होने के बीच होता है? अगर आपकी मेहनत आपको वो नतीजे नहीं दे रही जो आप चाहते हैं, तो शायद वक्त आ गया है कि हम अपनी बुनियादी सोच और आदत को बदलें। इस गहरे सवाल का जवाब और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का रास्ता हमें स्टीफन आर कोवी की एक ऐसी किताब में मिलता है जिसने पिछले 3 दहाइयों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम बात कर रहे हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक प्रिंसिपल सेंटर्ड ब्लूप्रिंट है। कोवी ने इस किताब में कोई जल्दबाजी वाला टोटका या शॉर्टकट नहीं बताया। उन्होंने ये समझाया है कि अगर हम अपनी जिंदगी में मुस्ततिल और गहरा बदलाव चाहते हैं, तो हमें अपनी कैरेक्टर एथिक्स पर काम करना होगा, ना कि सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी एथिक्स पर। ये किताब इसीलिए टाइमलेस है क्योंकि ये इंसानियत के उन बुनियादी उसूलों पर मबनी है जो कभी नहीं बदलते, जैसे ईमानदारी, इंसाफ और इंसानी इज्जत। कोवी कहते हैं कि जब तक हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का मरकज नहीं बनाते, तब तक हम सिर्फ बाहरी तौर पर चमक सकते हैं, लेकिन अंदर से खोखले ही रहेंगे। ये किताब हमें ये सिखाती है कि असल असरदारी बाहर से शुरू नहीं होती, बल्कि अंदर से शुरू होती है। इसी को कोवी इनसाइड आउट प्रिंसिपल कहते हैं, जिसका जिक्र हम आगे डिटेल में करेंगे। कोवी ने 7 ऐसी आदतें पेश की हैं जो हमें डिपेंडेंस से निकलकर इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती हैं और फिर इंटरडिपेंडेंस की मंजिल तक पहुंचाती हैं। ये सफ़र 3 हिस्सों में तकसीम है। पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री कहलाती हैं, जो हमारी खुद की ज़ाती ज़िंदगी और सेल्फ मास्टरी से ताल्लुक़ रखती हैं। अगली 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री कहलाती हैं, जो हमारे दूसरों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाती हैं। और आखिरी आदत इन सबको बरकरार रखने का तरीका है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली और बुनियादी आदत से। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी पहल करने वाला बनो। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो हालात, मौसम, दूसरे लोगों के रवैये या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कोवी ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी सर्कल ऑफ कंसर्न में उलझे रहते हैं, जैसे कि महंगाई, सियासत या किसी दूसरे शख्स का बुरा रवैया। वो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर ज़ाया करते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। उनका सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बड़ा होता है कि वो उसमें डूब जाते हैं और उनकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटी होती जाती है। वो हमेशा बाहरी ताकतों को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दे देते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। वो अपनी एनर्जी अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो हालात को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्स को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। कोवी इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी जवाब देने की सलाहियत। ये इंसान और जानवर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जानवर सिर्फ इंस्टिंक्ट पर काम करता है, जबकि इंसान के पास सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियंस, इमेजिनेशन और इंडिपेंडेंट विल होती है। इन 4 इंसानी सलाहियतों की वजह से हम हालात और अपने रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस बना सकते हैं जहां हम सोचकर फैसला करते हैं। एक प्रोएक्टिव शख्स आई कांट या आई हैव टू जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। वो अपनी जुबान बदलता है। आई हैव टू गो टू वर्क की जगह वो कहता है आई चूज टू गो टू वर्क। ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लाता है। पैराडाइम का मतलब है आपका नजरिया, आपका लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपका पैराडाइम ये है कि आप एक शिकार हैं, तो आप हमेशा रिएक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर आपका पैराडाइम ये है कि आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं, तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका बॉस अचानक आकर आपको डांट देता है, भले ही गलती आपकी ना हो। एक रिएक्टिव इंसान क्या करेगा? वो गुस्सा हो जाएगा, पूरा दिन मूड खराब रखेगा और शायद दूसरे कलीग से इसकी शिकायत करेगा। वो अपने बॉस के बुरे रवैये को अपनी सर्कल ऑफ कंसर्न में डाल देगा और अपनी प्रोडक्टिविटी गंवा देगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान क्या करेगा? वो एक पल के लिए रुकेगा। वो समझेगा कि बॉस का गुस्सा उसकी सर्कल ऑफ कंसर्न में है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उसकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है।
वो शांति से बॉस की बात सुनेगा और बाद में जब बॉस का गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो प्रोफेशनल तरीके से बात करेगा कि सर, मैं समझता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन क्या हम इस मसले को हल करने के लिए कोई बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं। प्रोएक्टिविटी सिर्फ काम में नहीं बल्कि फैमिली और सेल्फ डिसिप्लिन में भी जरूरी है। अगर आप रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन आपका दिल नहीं करता, तो एक रिएक्टिव इंसान कहेगा कि आज मौसम बहुत ठंडा है, मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान अपने वैल्यूज को अपनी फीलिंग से ज्यादा अहमियत देगा। वो अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करेगा, चाहे उसके जज्बात कुछ भी कहें। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, ना कि सिर्फ मैनेजर। आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। जब आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं तो आप अगले कदम के लिए तैयार हैं, और वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंजाम को जहन में रखकर शुरुआत करो। कोवी कहते हैं कि इस आदत को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने आप को अपने ही फ्यूनरल में इमेजिन करें। आपके दोस्त, रिश्तेदार और कलीग्स वहां मौजूद हैं। जब वो आपके बारे में बात करें तो आप क्या सुनना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो कहें कि ये शख्स बहुत बिजी था, या ये शख्स बहुत अमीर था? या फिर आप चाहेंगे कि वो कहें कि ये एक बेहतरीन बाप या माँ था, ये एक ईमानदार दोस्त था, इसने अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम किया? ये आदत हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के हर दिन को उस विजन के मुताबिक जिएं जो हमने अपने लिए तय किया है। ये विजन हमारे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए। हर चीज दो बार बनती है, पहले जहन में फिर हकीकत में। एक आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है, फिर उसे जमीन पर खड़ा करता है। अगर आप अपनी जिंदगी का नक्शा नहीं बनाएंगे तो आप किसी और के नक्शों पर चलते रहेंगे। कोवी कहते हैं कि हमें अपने सेंटर को पहचानना होगा। अक्सर लोग अपने स्पाउस, पैसा, काम या दुश्मनों को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेते हैं। जब वो सेंटर हिलता है तो उनकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। कोवी कहते हैं कि हमें प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए। जब आप प्रिंसिपल्स को सेंटर बनाते हैं तो आपका सेंटर मुस्तकिल रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। मिसाल के तौर पर एक शख्स का मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने परिवार को वक्त दे, अपने काम में ईमानदारी रखे और हर हाल में खुश रहे। अब अगर उसे कोई ऐसी जॉब ऑफर होती है जिसमें पैसा बहुत है लेकिन उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, तो वो अपने मिशन स्टेटमेंट को देखेगा। अगर परिवार को वक्त देना उसके लिए सबसे जरूरी है तो वो उस जॉब को मना कर देगा। उसका फैसला उसके प्रिंसिपल्स पर मबनी होगा, ना कि सिर्फ उसके जज्बात या बाहरी दबाव पर। ये आदत हमें ये भी समझाती है कि हमें अपनी जिंदगी का सेंटर क्या बनाना है। अक्सर लोग अपने स्पाउस, पैसा, काम या दुश्मनों को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेते हैं। जब वो सेंटर हिलता है तो उनकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। कवि कहते हैं कि हमें प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए। जब आप प्रिंसिपल्स को सेंटर बनाते हैं तो आपका सेंटर मुस्तकिल रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं और आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार होता है तो तीसरी आदत आती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहले जरूरी काम पहले करो। ये आदत सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की आदत है। ये वो आदत है जो आदत 1 और आदत 2 को जमीन पर उतारती है। आदत 2 हमें बताती है कि क्या जरूरी है, मिशन स्टेटमेंट, और आदत 3 हमें बताती है कि उस जरूरी काम को कैसे किया जाए। कवे ने वक्त को मैनेज करने के लिए एक बहुत मशहूर टूल दिया है, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में 4 हिस्से होते हैं जो 2 सवालों पर मबनी है। अर्जेंट यानी फौरी जरूरी, इंपॉर्टेंट यानी असल में जरूरी, क्वाड्रेंट 1 यानी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। क्राइसिस, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स, मेडिकल इमरजेंसीज, ये वो काम हैं जो आपको करना ही करना है। इनमें रहने से आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। क्वाड्रेंट 3 यानी अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरप्शंस, कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ ईमेल्स, दूसरों के छोटे मोटे मसले, ये वो काम हैं जो आपको धोखा देते हैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन असल में ये दूसरों की प्रायोरिटीज़ हैं। क्वाड्रेंट 4 यानी नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। टाइम वेस्टर्स, बेमकसद ब्राउजिंग, गॉसिप, ये वो काम है जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। क्वाड्रेंट 2 यानी नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, नए रिश्ते बनाना, एक्सरसाइज, नए स्किल्स सीखना, और सबसे जरूरी हैबिट 2 यानी मिशन स्टेटमेंट पर काम करना। हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में गुजारते हैं। ये वो काम है जो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई क्राइसिस नहीं आएगी, इसलिए ये अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हें करते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो हमेशा क्वाड्रेंट 1 में रहता है, वो हमेशा आग बुझाने में लगा रहता है। वो हमेशा लेट होता है, हमेशा स्ट्रेस में होता है।
लेकिन एक शख्स जो क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करता है, वो पहले से प्लानिंग करता है। वो अपने रिश्तों को वक्त देता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं और फ्यूचर में रिश्तों की क्राइसिस नहीं आती। वो एक्सरसाइज करता है, जिससे उसकी सेहत ठीक रहती है और मेडिकल इमरजेंसी क्वाड्रेंट 1 के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वाड्रेंट 2 में काम करने के लिए आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। जब कोई आपको क्वाड्रेंट 3 का काम देता है, तो आपको पोलाइटली मना करना आना चाहिए, या फिर उसे अपनी क्वाड्रेंट 2 की प्लानिंग के मुताबिक एडजस्ट करना आना चाहिए। ये 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंजाम को ज़हन में रखना और पहले ज़रूरी काम पहले करना, आपकी प्राइवेट विक्ट्री हैं। जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, जब आप खुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब आप दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ से शुरू होती है पब्लिक विक्ट्री। मिशन स्टेटमेंट सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं होता, ये आपकी जिंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपके बुनियादी उसूलों, आपके वैल्यूज और आपके मकसद को बयान करता है। जब आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार होता है, तो आपके हर फैसले को इससे मिलाया जा सकता है। अगर कोई काम आपके मिशन स्टेटमेंट से नहीं मिलता, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इस आदत का ताल्लुक इमेजिनेशन से है। हर चीज़ 2 बार बनती है, पहले जहन में यानी मेंटल क्रिएशन, और फिर हकीकत में यानी फिजिकल क्रिएशन। एक आर्किटेक्ट पहले बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, फिर उसे ज़मीन पर खड़ा करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का नक्शा नहीं बनाएंगे, तो आप किसी और के नक्शों पर चलते रहेंगे। मिसाल के तौर पर, एक शख्स का मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने परिवार को वक्त दे, अपने काम में ईमानदारी रखे और हर हाल में खुश रहे। अब अगर उसे कोई ऐसी जॉब ऑफर होती है जिसमें पैसा बहुत है लेकिन उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, तो वो अपने मिशन स्टेटमेंट को देखेगा। अगर परिवार को वक्त देना उसके लिए सबसे ज़रूरी है, तो वो उस जॉब को मना कर देगा। उसका फैसला उसके प्रिंसिपल्स पर मबनी होगा, ना कि सिर्फ उसके जज्बात या बाहरी दबाव पर। चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी जीत जीत की सोच रखो। जब हम दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हैं, तो हमारे सामने 5 तरह के पैराडाइज आते हैं। पहला, विन लूज, यानी मैं जीतूं तुम हारो। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका नजरिया ये होता है कि अगर मैं कामयाब हुआ तो तुम्हारा नुकसान होगा। दूसरा, लूज विन, यानी मैं हारूं तुम जीतो। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में ये लोग अंदर से गुस्सा और नाराज़गी जमा करते हैं। तीसरा, लूज लूज, यानी हम दोनों हारे। जब दो विन लूज लोग आपस में टकराते हैं, तो वो एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि आखिर में दोनों का नुकसान होता है। चौथा, विन, यानी मुझे सिर्फ अपनी जीत से मतलब है। ये लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। पांचवा, विन विन, यानी हम दोनों जीते। ये वो नजरिया है जहां हम ये मानते हैं कि हर फैसले में एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें सभी की जरूरतें पूरी हो सकें। विन विन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। इंटेग्रिटी, अपने आप से किए हुए वादे पूरे करना, आदत 3। मैच्योरिटी, अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात को बैलेंस करना। अबंडेंस मेंटालिटी, ये मानना कि दुनिया में कामयाबी, दौलत और मौके इतने हैं कि सबके लिए काफ़ी हैं। इसके बरक्स होता है स्कैरसिटी मेंटालिटी, जहां लोग सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा जीत गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट इस आदत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही हम रिश्तों में भरोसा जमा करते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनसे किए हुए वादे पूरे करते हैं, तो हम उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स करते हैं। जब हम गलती करते हैं, तो विड्रॉल्स होते हैं। डिपॉजिट्स में शामिल हैं अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, दूसरे शख्स को उसकी ज़रूरतों के मुताबिक समझना। अटेंडिंग टू द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, जैसे बर्थडे याद रखना या छोटी मदद करना। कीपिंग कमिटमेंट्स, किए हुए वादे पूरे करना। क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों को शुरू में ही साफ कर लेना। अपोलोजाइजिंग सिंसियरली, गलती होने पर दिल से माफ़ी मांगना। और विड्रॉल्स तब होते हैं जब हम वादे तोड़ते हैं, बेइज्जती करते हैं या दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। विन विन तभी मुमकिन है जब दोनों पार्टीज के इमोशनल बैंक अकाउंट में काफ़ी डिपॉजिट्स हों। अगर अकाउंट खाली है, तो छोटी सी गलती भी रिश्ते को तोड़ सकती है। एक मिसाल देखते हैं। एक फैमिली में पति और पत्नी दोनों छुट्टी पर कहीं जाना चाहते हैं। पति पहाड़ों पर जाना चाहता है और पत्नी समंदर पर। अगर वो विन लूज सोचेंगे तो एक की मर्जी पूरी होगी और दूसरा नाराज रहेगा। लेकिन अगर वो विन विन सोचेंगे तो वो बात करेंगे और कोई तीसरा रास्ता ढूंढेंगे।
शायद वो ऐसी जगह जाएं जहां पहाड़ और समंदर दोनों हों, या फिर वो इस साल पहाड़ों पर जाएं और अगले साल समंदर पर। विन विन का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसका मतलब है एक बेटर सोल्यूशन ढूंढना जो दोनों की जरूरतों को पूरा करे। विन विन तभी मुमकिन है जब दोनों पार्टीज के इमोशनल बैंक अकाउंट में काफी डिपॉजिट्स हों। अगर अकाउंट खाली है तो छोटी सी गलती भी रिश्ते को तोड़ सकती है। एक मिसाल देखते हैं। एक फैमिली में पति और पत्नी दोनों छुट्टी पर कहीं जाना चाहते हैं। पति पहाड़ों पर जाना चाहता है और पत्नी समंदर पर। अगर वो विन लूज सोचेंगे तो एक की मर्जी पूरी होगी और दूसरा नाराज रहेगा। लेकिन अगर वो विन विन सोचेंगे तो वो बात करेंगे और कोई तीसरा रास्ता ढूंढेंगे। शायद वो ऐसी जगह जाएं जहां पहाड़ और समंदर दोनों हों, या फिर वो इस साल पहाड़ों पर जाएं और अगले साल समंदर पर। विन विन का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसका मतलब है एक बेटर सोल्यूशन ढूंढना जो दोनों की जरूरतों को पूरा करे। इस तरह के नजरिए से आप सिनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी आदत जो विन विन की बुनियाद है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाए जाने की। ये आदत कम्युनिकेशन की सबसे जरूरी आदत है। हम में से ज्यादातर लोग सुनते इसलिए नहीं हैं कि वो समझें, बल्कि इसलिए कि वो जवाब दे सकें। हम दूसरे की बात को अपने नजरिए, अपने तजुर्बे और अपने ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेस से फिल्टर करते हैं। कवे कहते हैं कि हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग करना चाहिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है सिर्फ लफ्जों को सुनना नहीं, बल्कि दूसरे शख्स के जज्बात और उसके पैराडाइम को समझना। इसका मतलब है उसकी बात को उसके दिल से सुनना, उसकी आंखों से दुनिया को देखना। जब कोई शख्स हमसे बात करता है तो वो सिर्फ लफ्ज नहीं बोलता, वो अपने अंदर की दुनिया को जाहिर करता है। अगर हम उसकी बात को सिर्फ अपने तजुर्बे से काट देंगे तो हम उसके इमोशनल बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर, एक बेटा अपने बाप से कहता है, अब्बू मुझे लगता है कि मैं इस कॉलेज में खुश नहीं हूं। अगर बाप ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्स देगा तो वो कहेगा, तुम्हें क्या पता, हमारे जमाने में तो कॉलेज मिलना भी मुश्किल था, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन अगर बाप एम्पैथेटिक लिसनिंग करेगा तो वो कहेगा, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ मुश्किल हो रही है। वो सिर्फ लफ्जों को नहीं सुनेगा, बल्कि बेटे के टोन और बॉडी लैंग्वेज को भी समझेगा। वो बेटे के जज्बात को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ फिट नहीं हो पा रहे हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ। वो पहले समझेगा, फिर उसके बाद जब बेटे को लगेगा कि उसकी बात सुनी गई है, तब बाप अपनी सलाह दे सकता है। जब आप पहले समझते हैं तो आप दूसरे शख्स को साइकोलॉजिकल एयर देते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी बात सुनी गई है, तो वो खुद ब खुद आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तब आप अपनी बात को ईथॉस यानी कैरेक्टर, पैथॉस यानी इमोशन और लोगोस के साथ पेश कर सकते हैं। पहले समझना फिर समझाया जाना, ये वो रास्ता है जो सिनर्जी की तरफ ले जाता है। छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी ताकत को मिलाओ। सिनर्जी का मतलब है कि द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका नतीजा उनके अलग अलग काम के नतीजे से बहुत ज्यादा होता है। सिनर्जी का मतलब है 1+1 = 3 या उससे भी ज्यादा। सिनर्जी तब पैदा होती है जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि उन्हें टॉलरेट करते हैं। जब हम ये मानते हैं कि दूसरे लोग हमसे अलग सोचते हैं और उनका अलग नजरिया हमारे सोल्यूशन को और बेहतर बना सकता है। सिनर्जी का मकसद है थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढना, एक ऐसा रास्ता जो आपके रास्ते से भी बेहतर हो और दूसरे के रास्ते से भी। सिनर्जी का रास्ता आदत 4 विन विन और आदत 5 पहले समझो से होकर गुजरता है। जब आप विन विन की सोच रखते हैं और जब आप दूसरे शख्स को दिल से समझते हैं, तब आप दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जो आप दोनों ने अकेले कभी नहीं सोचा होगा। मिसाल के तौर पर, एक टीम में दो लोग हैं, एक बहुत क्रिएटिव है लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन उसमें क्रिएटिविटी की कमी है। अगर वो दोनों एक दूसरे की कमियों को देखकर लड़ते रहेंगे तो उनका नतीजा लूज लूज होगा। लेकिन अगर वो सिनर्जाइज करते हैं तो क्रिएटिव इंसान नए आइडियाज देगा और ऑर्गेनाइज इंसान उन आइडियाज को एक स्ट्रक्चर देगा। उनका फाइनल प्रोजेक्ट दोनों की अलग अलग मेहनत से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। सिनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है फियर और डिफेंसिवनेस। जब लोग डरते हैं कि उनके आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। सिनर्जी के लिए एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है जहां लोग खुलकर अपने आइडियाज पेश कर सकें। सिनर्जी सिर्फ काम में नहीं, बल्कि फैमिली में भी जरूरी है। जब पति और पत्नी मिलकर बच्चों की परवरिश के लिए एक तीसरा बेहतर तरीका ढूंढते हैं, तो वो सिनर्जाइज कर रहे होते हैं। ये तीन आदतें, विन विन,
पहले समझो और सिनर्जाइज आपकी पब्लिक विक्ट्री हैं। ये आपको इंटरडिपेंडेंस की मंजिल तक पहुंचाती हैं, जहां आप दूसरों के साथ मिलकर ऐसी चीजें अचीव करते हैं जो आप अकेले कभी नहीं कर सकते थे। आखिरी और सबसे जरूरी आदत है शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करो। मिसाल के तौर पर एक लकड़हरा यानी वुड कटर सुबह से शाम तक एक आरी से लकड़ी काट रहा है। वो बहुत थक चुका है लेकिन लकड़ी कम कट रही है। जब कोई उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर रुककर अपनी आरी को तेज क्यों नहीं कर लेते, तो वो जवाब देता है कि मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मुझे लकड़ी काटनी है। ये आदत हमें ये सिखाती है कि हमें अपने सबसे ज़रूरी एसेट यानी खुद को हमेशा बेहतर बनाना चाहिए। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने आप को चार बुनियादी डिमेंशंस में रिन्यू करना। फिजिकल डिमेंशन, अपने जिस्म की देखभाल करना। इसमें एक्सरसाइज, सही खाना और आराम शामिल है। अगर आपका जिस्म थका हुआ है तो आपकी सोच और आपका काम दोनों असरदार नहीं हो सकते। रोजाना 30 मिनट की तेज वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इसका हिस्सा है। मेंटल डिमेंशन, अपने दिमाग को तेज करना। इसमें पढ़ना, नए स्किल्स सीखना, लिखना और प्लानिंग करना शामिल है। आदत 2 और 3, मिशन स्टेटमेंट और प्लानिंग, इसी डिमेंशन का हिस्सा है। हर रोज 15 से 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना या कोई नया कोर्स सीखना इसकी मिसाल है। सोशल और इमोशनल डिमेंशन, दूसरों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना। इसमें एम्पैथेटिक लिसनिंग आदत 5, विन विन आदत 4 और सर्विस करना शामिल है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बिना किसी मकसद के वक्त देना या किसी की मदद करना इस डिमेंशन को मजबूत करता है। स्पिरिचुअल डिमेंशन, अपने वैल्यूज और मिशन स्टेटमेंट को मजबूत करना। इसमें मेडिटेशन, दुआ या फिर सिर्फ गहरा सोचना शामिल है। ये वो डिमेंशन है जो आपके प्रिंसिपल सेंटर्ड होने को बरकरार रखता है। रोज सुबह अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ना और उसके मुताबिक अपने दिन की प्लानिंग करना इसका एक अमल है। ये इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने आप पर करते हैं। जब आप अपनी आरी तेज करते हैं तो आपकी बाकी 7 आदतें और ज़्यादा असरदार हो जाती हैं। ये एक अपवर्ड स्पाइरल है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी प्रोएक्टिविटी बढ़ती है, आपका मिशन स्टेटमेंट और ज़्यादा क्लियर होता है, आप क्वाड्रेंट 2 में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और आप दूसरों के साथ और ज़्यादा सिनर्जी पैदा करते हैं। इनसाइड आउट प्रिंसिपल, क्रिटिकल। हमने शुरुआत में स्टीफन आर कवी के इनसाइड आउट प्रिंसिपल की बात की थी। अब जबकि हमने 7 आदतों को समझ लिया है तो इस प्रिंसिपल की गहराई को समझना और भी ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम आउटसाइड इन अप्रोच अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा बॉस बदल जाए, अगर हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, अगर हमारा पार्टनर हमारी बात मान ले तो हम खुश हो जाएंगे। हम बाहरी हालात को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम अंदर से ठीक हो सकें। लेकिन ये अप्रोच हमेशा नाकामयाब होती है। कवि कहते हैं कि लास्टिंग चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है, हमारी कैरेक्टर से, हमारे पैराडाइम से। अगर आपका पैराडाइम ये है कि आप एक शिकार हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अपना पैराडाइम बदलकर ये मानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार हैं, यानी प्रोएक्टिव हैं, तो आपकी खुशी और आपकी असरदारी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं रहती। ये इनसाइड आउट सफ़र 3 कदमों में पूरा होता है। डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, प्राइवेट विक्ट्री, आदत 1, 2 और 3, जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं। इंडिपेंडेंस टू पब्लिक विक्ट्री, आदत 4, 5 और 6, जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आदत 7, जब आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी शादी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को एक बेहतर पार्टनर बनाना चाहिए। अगर हम अपने काम में ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें कंपनी की पॉलिसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि खुद को एक ज़्यादा प्रोएक्टिव और प्रिंसिपल सेंटर्ड एम्प्लॉय बनाना चाहिए। जब हम इनसाइड आउट अप्रोच अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में गहरा और मुस्तकिल बदलाव आता है। हम प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग शुरू करते हैं जहां हमारे फैसले हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर मबनी होते हैं, ना कि जज्बात या बाहरी दबाव पर। इस किताब में कवि ने कई बार इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है, जिसका जिक्र डेनियल गोलमैन की किताब में भी है। इस बुक की कंप्लीट समरी ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टीफन आर कवी की ये 7 आदतें सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ है। इन आदतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक जिंदगी भर का सफर है। हमने देखा कि कैसे प्रोएक्टिविटी हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं,
कैसे बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें अपने मकसद को याद दिलाता है, और कैसे पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें ज़रूरी काम पर फोकस करना सिखाता है। हमने ये भी समझा कि कैसे थिंक विन विन और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हमारे रिश्तों की बुनियाद रखते हैं, और कैसे सिनर्जी हमें मिलकर बड़े नतीजे हासिल करने में मदद करती है। और आखिर में शार्पन द सॉ हमें ये याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम खुद हैं। अगर आप आज से सिर्फ एक आदत पर भी काम करना शुरू कर दें, शायद प्रोएक्टिव बनना या फिर सिर्फ क्वाड्रेंट 2 के कामों पर फोकस करना, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये गहराई से भरा एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पेज एक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरीज और एनालिसिस देखते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनको आप इफेक्टिव बनते हुए देखना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इन 7 आदतों में से आपकी सबसे पसंदीदा आदत कौन सी है और आप किस आदत पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। और हाँ, कवि की इस किताब को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। इसकी गहराई को समझने के लिए, इसकी प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए हम आपको स्ट्रांगली एनकरेज करते हैं कि आप इसकी फिजिकल कॉपी ज़रूर पढ़ें। इस किताब की फिजिकल कॉपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के साथ साथ किताब पढ़ने से आपका इल्म और भी मजबूत होगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दो इजाज़त। आपकी ज़िंदगी में असरदारी और खुशी हमेशा बरकरार रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए पेज एक्स। बाय बाय।